Ladies and gentlemen, always connect the dot and compound effect applies. If you got a compound effect, you will get the result. You do work slowly, you will definitely win the race. किसी चीज को आप कंसिस्टेंट वे से करते हो, रेगुलर बेस पे करते हो, थोड़ा करते हो और करते जरूर हो, आप कामयाब हो जाएंगे, मुझसे लिखवा लें। किसी चीज को आप वंस इन अ मंथ करते हो और फिर 2 साल के बाद कहीं करते हो, फिर साल के बाद आ जाते हो, आप कामयाब नहीं होंगे। आपको रेगुलरिटी चाहिए, आपको डेली बेस पे वर्क चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करो लेकिन करना जरूर है। चलना है चाहे रेंगना पड़े, रेंग के चलना पड़े, आपने चलना है, चलते रहना है, कामयाबी फिर होगी। जी, हमने अभी डिस्कस किया कि एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो क्या होता है। हमने पास पेपर 2005 क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया। हमने लुसिडेट किया कि रेमंड विलियम का व्यू रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी में क्या है। वो कहता है कि जब ट्रेजेडी के दिव की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, अगर हम क्लासिकल एज में देखते हैं तो उस वक्त ट्रेजेडी कुछ और है, और जब हम आगे आते हैं उस वक्त रॉयल फिगर की ट्रेजेडी थी, इडिपस रेक्स एक रॉयल फिगर की ट्रेजेडी थी। आप जरा आगे आ जाएं, आप एलिजाबेथन एज में आए, वहां पे क्रिस्टोफर मार्लोव डॉक्टर फास्टस लिखता है, और डॉक्टर फास्टस एक आम आदमी था, और वो उसे क्या था, पैशन था उसका कि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करे। अब वो सारे अलूम हासिल कर लेता है। वो कहता है इतने अलूम हासिल करने के बाद डॉक्टर फास्टर तुम अभी इंसान ही हो, इतनी पीएचडी कर ली आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन डॉक्टर फास्टर दो आर्ट मैन, अभी तक तुम आदमी हो, हवाओं में उड़ नहीं सकते, बिजली को अपनी मर्जी से या गिरा नहीं सकते, हवाओं में सफर नहीं कर सकते, हेलन को अपने पास नहीं बुला सकते, खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को अपने पास नहीं ला सकते। मैं शैतान से माहदा करूंगा 25 साल का कि वो मुझे 25 साल की लाइफ दे जिसमें मैं जो चाहता हूं वो करूं, और उसके बदले में मैं लिख के देता हूं कि मेरी रूह को जहां मर्जी ले जाए। यानी वो एक रेनेसेंस फिगर था, और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश करता है इल्म की, ज्यादा से ज्यादा वर्ल्डली विशेष को पूरी करता है, और ये रेनेसेंस फिगर की एक स्पिरिट थी। हम उसके अंदर देखते हैं कि वो एक आम आदमी था, कोई प्रोफेसर था, यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ा था, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, वहां का वो पढ़ा लिखा था, और आम बंदे की ऐसी ट्रेजेडी हुई कि आज तक क्रिस्टोफर मार्लोव के प्ले डॉक्टर फास्टर्स को लाइक किया जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी तरह ट्रेजेडीज आगे जब चलती आती हैं, मॉडर्न एज तक आती है, तो ट्रेजेडी का फिगर ही और कुछ और जाता, और ही बन जाता है। सोशल जो इवेंट्स हैं और सर्कमस्टांसेस हैं वो ट्रेजेडी लेकर आते हैं, ट्रेजेडी के बाद सोल्यूशन तलाश किए जाते हैं, और लोगों ने बहुत कुछ वर्क किया उस पर। जबकि क्लासिकल एज में ऐसी ट्रेजेडी नहीं है। जब ट्रेजेडी बदल चुकी है तो चलो रीडिफाइन करते हैं ट्रेजेडी को। ये मेन स्टांस है रेमंड विलियम का। आप उसमें अब असाइनमेंट पढ़ेंगे, वो जो व्यू डिस्कस करता है उसको आप डिस्कस करते जाएं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसके। वो कहता है कि ट्रेजेडी के अंदर ऑर्डर ऑर्डर और डिसऑर्डर की जो डेफिनेशन है, हर सोसाइटी कम्युनिटी लोगों के लिए कुछ और है। आपके लिए कोई चीज ऑर्डर में हो सकती है, लेकिन किसी और के लिए वो डिसऑर्डर हो सकता है। हम कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे सकते कि ये चीज अरेंजमेंट में है और ये अरेंजमेंट नहीं है। पहली बात तो ये, इसको पेपर भी, क्योंकि वो बड़ी फिलोसॉफिकली वो क्रिटिकली चीजों को देखता है, वो एक क्रिटिक है रेमंड विलियम। दूसरा वो कहता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट जो है वो कहता है कि अगर किसी रॉयल इंसान का हो तो फिर ट्रेजेडी लाता है, किसी आम बंदे का हो तो वो ट्रेजेडी नहीं लाता भाई। एक किंग का एक्सीडेंट हो ट्रेजेडी बन जाएगी, एक आम बंदे का ट्रेजेडी नहीं बनेगी। वो कहता है ये भी झूठ है, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि ट्रेजेडी जब एक आम बंदा मरता है तो उसके इर्द गिर्द लोगों को लग सकता है कि आम सा बंदा मर गया, लेकिन उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड, उसके रिलेटिव सारे उसको फील करते हैं। ट्रेजेडी बन सकती है आम बंदे की। तीसरा वो डिस्कस करता है कि डिस्ट्रक्शंस ऑफ हीरो। हीरो की डिस्ट्रक्शन, जरूरी नहीं है कि हीरो मरेगा तो फिर ही ट्रेजेडी होगी। मॉडर्न ट्रेजेडी जितनी भी आप पढ़ें, इडिपस रेक्स को खुद को देख लें, इडिपस रेक्स की डेथ हुई है? नो, उसने अपनी आंखें फोड़ी थी। वो लंबी लंबी सुइयां होती हैं, वो ऐसे पकड़ता है, जब उसे पता चलता है कि उसने अपनी माँ के साथ मेट किया है, अपनी माँ के साथ वो उसने उससे बच्चे पैदा कर दिए हैं, तो इतनी तकलीफ होती है। वो कहता है कि मेरी आंखों,
जब तुम देख सकती थी तो तुमने देखे नहीं, मेरे प्यारे, मेरे नियर डियर रिश्ते। तो अब मैं तुम्हें हमेशा अंधेरों में फेंक दूंगा। वो बड़ी सुइयां पकड़ता है, ऐसे अपनी आंखों में मार लेता है कि इस दुनिया को तुम कभी देख नहीं पाओगे। जब मेरे प्यारे मेरे पास थे, मैं उनके साथ, मैंने अपने हाथों से बाप को मार दिया, अपनी मदर के साथ मेट कर लिया, उस वक्त तुम देख ना पाई। तो अब भी मैं तुमसे ये बिनाई छीन लूंगा। वो पूरे जोर से वो उसको गौज करता है, अपनी आईज को आंखें निकाल देता है, लेकिन मरता नहीं है। कहता मुझे कैथराइन हिल पे छोड़ आओ, जहां से मुझे उठा के लाए थे। मैं वहां जाके ही मरना चाहता हूँ, अपने आखिरी अय्याम वहां पूरा करना चाहता हूं। और तुम क्रोन, तुम इन बेटियों के बाप हो। मेरी बेटियों को, मुझे अपने बेटों की फिक्र नहीं है, मेरे बेटियों का ख्याल रखना। वो जब रोता है तो बंदा साथ रोता है, वो हंसता है तो हम हंसते हैं, वो रोता है तो हम रोते हैं। पिटी फियर क्रिएट होता है, और क्लासिकल ट्रेजेडी का मेन एम ही ये था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा नहीं रहा। लोगों की साइकोलॉजी बदल गई, चीजों को देखने का नुक्ता नजर बदल गया। डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी आ गई, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आ गया, स्ट्रक्चरलिस्ट आ गया, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट आ गया, फेमिनिस्ट अप्रोच आ गई, क्वीर थ्योरी आ गई, और जाने न जाने कितनी कितनी वो थीरीज और वो क्रिटिकल थीरीज और क्रिटिकल प्रैक्टिसेस आ गई। तो क्या मीनिंग फिर सेम ही रहेंगे? बदल जाएंगे। तो इस तरह आप डिफाइन करती जाओगी और उसको फिर कंक्लूड करोगी। बाकी असाइनमेंट को भी आपने देखना है। आगे डिस्कस द डीकंस्ट्रक्शन मेथड। डीकंस्ट्रक्शन मेथड का मतलब ये है कि हर लिटरेरी टेक्स्ट को, हर एक टेक्स्ट को हम डीकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसका जो मीनिंग है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। अगर कोई बंदा सैटर्न को विलन कह रहा है तो वो एक बंदे का व्यू है, दूसरा उसे पढ़ के गॉड को हीरो कह रहा है, तीसरा पढ़ के उसको मिल्टन को खुद को ही कह रहा है कि मिल्टन खुद ही हीरो है इसका। मतलब हर बंदा जो उसको देखता है तो एक न्यू वे से देख रहा है, वो एक वे से नहीं देखता। होप यू गॉट द पॉइंट। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि इतनी देर तक रिकंस्ट्रक्ट और डीकंस्ट्रक्ट करते जाना until you find meaning according to your point, your mind, जो आपके माइंड में है, आप अपने मानी बना सकते हो उससे। डिस्कस रेमंड विलियम एज अ क्रिटिक, ये भी आप कर लेंगी खदीजा, आपने इसको पढ़ा हुआ है कि वो क्रिटिक कैसा था। वो एक क्रिटिक ही था जब उसने ये सारी चीजों को एक एक पॉइंट में लिखा और उसने सबको डिफाइन किया, ऑर्डर निकाला, एक्सीडेंट निकाला, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ हीरो निकाला, और कहता है इररिपेयरेबल एक्शन, इम्फेसिस ऑफ इवल। एक और पॉइंट वो कहता है इररिपेयरेबल एक्शन एंड इम्फेसिस ऑफ इवल। अब अगर रिपेयरेबल और इररिपेयरेबल भी वो कहता है बड़ी सब्जेक्टिव सी अप्रोच है। कौन सा एक्शन और कौन सी ट्रेजेडी रिपेयरेबल है, कौन सी इररिपेयरेबल है? कहता है कि रिपेयरेबल हो या ना रिपेयरेबल हो। रिपेयरेबल मॉडर्न ट्रेजेडी में अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो उसका सोल्यूशन फाइंड किया जाता है, उसे रिपेयर करने की कोशिश की जाती है। एंटन शेखव ने, जो एक मॉडर्न एक ड्रामेटिस्ट है, उसने लिखा है चेरी ऑर्चर्ड, रशियन प्ले राइट है। उसने कहा कि उसने एक लिखा है चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर। उसने अपनी तरफ से कॉमेडी लिखी थी, लेकिन वो राइटर जो था ना, उसने, जो उसका डायरेक्टर था, उसने जब उसको डायरेक्ट किया उस ड्रामा को, उसने उसे ट्रेजेडी शो करवा दी। देखो कहता ये मैंने तो कॉमेडी लिखी थी। अब उस कॉमेडी के अंदर जब उसके ऊपर ट्रेजेडी आती है, मैडम रेनम्स्काई के ऊपर, उसका बेटे की डेथ होती है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो वहां से चली जाती है फ्रांस। फ्रांस जाके फिर उसे अब्यूसिव लवर मिलता है, वो फिर वापस आती है। वापस आके वो चेरी आर्चर्ड को लुक आफ्टर करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बड़ी नॉन सीरियस कैरेक्टर, मैडम रेनम्स्काई। मैडम रेनम्स्काई का वो चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है। अपना माइक बंद करें प्लीज फरीद। मैडम रेनम्स्काई का अल्टीमेटली उसका चेरी ऑर्चर्ड बिक जाता है, सब कुछ, वो फिर कंगाल हो जाती है। वो फिर अपने उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर आपने वो फ्रांस में चली जाती है। मतलब जितने भी राइटर जिनके साथ जो मसला होगा वो उसका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करता है अपनी हद तक। जबकि
क्लासिकल ट्रेजेडी में जब ट्रेजेडी हो गई तो उस हीरो ने मरना होता है, उसके ऊपर फिक्स कर दी जाती है फेट। ये सारी डिफरेंसेस हैं। आगे देखिएगा, क्रिटिकली अप्रिशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। हमने दो, हमें स्टैंजास दिए गए हैं, दो पोएम्स दी गई हैं, इन दोनों पोएम्स को हमने क्या करना है, क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है। अब कुछ चीजें सुन लें। जब भी आपने किसी पोएम को क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहते हो कि ये पोएम क्या है, आपने सबसे पहले नोट करना है कि ये लिखी कब गई है, इसका राइटर कौन है, ये किस एज में लिखी गई है, इसकी एज क्या थी, इसका लिटरेरी जॉनरा जो है वो कौन सा है, ये किस एज की पोएम है, ये रोमांटिक एज की पोएम है, किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या नेचर का पोएट था, वो कहता था कि मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो हमें खा रहा है, वो नेचर को खत्म कर रहा है। और अगर आज देखें तो धड़ाधड़ लोग यहाँ पे कॉलोनियां बनाते जा रहे हैं, और शहर जो है वो निगलते जा रहे हैं गाँव को, और अल्टीमेटली गाँव खत्म हो जाएंगे, नेचर खत्म हो जाएगी। फिर नेचर आपको कहीं नजर नहीं आएगी, हर जगह मकान ही, हाउसिंग कॉलोनियां, और आपको वहां पे बने बने हुए घर ही नजर आएंगे, नेचर खत्म हो जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहता है कि मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड, इंडस्ट्रियलिस्ट एटीट्यूड खा रहा है, कत्ल कर रहा है नेचर को। देखें कितने उसने 18वीं सेंचुरी में ये बात कर दी कि भाई ये तो खत्म कर, इंडस्ट्रीज जो है खत्म कर रही है नेचर को, इसको बंद करो, नेचर को एक्सपीरियंस करो, नेचर को एंजॉय करो। हम ट्यून अप नहीं हो रहे, हम ट्यून्स में नहीं है, नेचर की जो ट्यून है उसकी ट्यून के साथ हम कंपैटिबल नहीं हो रहे। हमें वर्ल्डली डिजायर ने इस तरह पकड़ लिया है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने में, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल इंडस्ट्री बनाने में, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन ने, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाने ने, कि हम नेचर को एक्सपीरियंस नहीं करते। नेचर हमारे लिए क्या लेके बैठी हुई है, क्या खजाने हैं उसके पास। इसको आप जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें, इसको एक्सप्लेन करें, ये लाजमी क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन ना किया तो आपके दूसरे क्वेश्चन का फायदा ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम, मैं अभी यहाँ आपके सामने डिस्कस करता हूँ, पहले तो मैं पढ़ता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम क्या है, आपको पता होना चाहिए किस मीटर में उसने लिखा है, आपको पता होना चाहिए राइटर की एज क्या है, रोमांटिक एज। रोमांटिक एज स्टार्ट कब हुई थी, 1798 में वर्ड्सवर्थ और विलियम कॉल सैमुअल टेलर कॉलरेज दोनों मिलते हैं, दोनों दोस्त थे, और इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखा था। क्लासिकल एज के अगेंस्ट इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, उसको कहते हैं रोमांटिक एज। क्लासिकल एज, अगस्टन एज के राइटर को, क्लासिकल जो रोमन राइटर्स थे, रोमन ग्रीक्स के राइटर थे, वो उनके रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एज के पोइट्स। तो इन्होंने कहा यार पोएट्री और साइंस में तो बड़ा फर्क होता है। वो लॉजिक पे काम करते थे, वो ऑब्जेक्टिविटी पे काम करते थे, वो रीजन पे काम करते थे, वो साइंटिफिक व्यू बनाते थे, पोएट्री को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा नो, पोएट्री जो है ये तो इमोशंस की, ये तो इमोशन की गेम है, ये तो माइंड की गेम ही नहीं है, ये तो जज्बात की गेम है, ये तो हार्ट की गेम है। ये जो जो जज्बात होते हैं इंसान वो लिखता है, और वो सब्जेक्टिव होते हैं। तो पोएट को क्यों आपने चेन कर दिया है लॉजिक में, रीजन में, साइंस में, ऑब्जेक्टिविटी में, इसको निकाल के सब्जेक्टिविटी की तरफ लाओ। क्योंकि माइंड के एक्सपीरियंस और हार्ट के एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होते हैं। जो अकल चीज मापती है वो दिल वैसा नहीं मापता। जो दिल से चलते हैं लोग वो क्या इमोशन, पैशन, फीलिंग के साथ डील करते हैं। जो दिमाग के साथ चलते हैं वो एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। तो वो क्या करते थे, इसी तरह हिसाब किताब करते थे, वो रूल में बांधते थे, वो उसको हीरोइक कॉपलेट में लिखते थे, और वो बड़ी मुश्किल पोइट्री थी। उन्होंने कहा यार हम रोमांटिक पोइट्री, हम वी शैल रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द पोइट्री, एंड स्पेशली द पोइट्री ऑफ न्यू क्लासिकल एज, बिकॉज chaining they are chaining poetry in the shackle of realism, classicism, rules, bounds, chains of classical Augustan age rules। अब ये सारे अगस्टन एज के रूल और पुराने राइटर्स, हॉरेस, लॉन्जाइनस, और उसके अलावा ये प्लेटो, और उसके बाद अरिस्टोटल, और बड़े बड़े जो पुराने राइटर्स थे, इनके इसको रिवाइव करते थे क्लासिकल एज के लोग, न्यू क्लासिकल एज के लोग।
तो ये रोमांटिक एज उनके अगेंस्ट आई थी कि हम भाई लॉजिक को नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम रीजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिविटी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सब्जेक्टिविटी लाएंगे पोएट्री के अंदर। अच्छा नोट करें, रोमांटिक एज जो है, पहले तो हमने क्योंकि इसको अब हमने क्रिटिकली अप्रिशिएट करना है इस पोएम को, तो इसमें लिख लें पॉइंट कि ये पोएट्री लिखी गई है 1803 में लिखी गई है। लिखने नोट कर लें, इस पोएट्री को कब लिखा गया, 1803 में लिखा गया, और 1807 में राउंड अबाउट इसको पब्लिश करवाया विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द वर्ड इज टू मच विद अस, जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम दुनिया, हर जगह हमारे साथ दुनिया ही है, हम दुनिया को हर जगह साथ लेके फिरते हैं। अगर आप नेचर को भी इंजॉय करने चले जाए तो वहां भी मोबाइल पकड़ के हम लगे होते हैं, इतनी दुनिया हमारे ऊपर चढ़ी हुई है, इतना दुनिया को हमने एम्ब्रेस कर लिया है। हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं तो मोबाइल के साथ लगे हैं, मटेरियल चीजों में लगे हैं। पेरेंट्स के पास बैठे हैं तो मोबाइल के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लगे हैं, इतनी दुनिया हमारे साथ है। मतलब आप इसे मॉडर्न एज के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। दुनिया बहुत ज्यादा, हम दुनिया को हमने एम्ब्रेस कर लिया है, हम नेचर को भूल गए हैं। अभी मैं इसको अब लाइन टू लाइन टेक्स्ट इसकी करूंगा, तो उससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको लिखवा देता हूँ। रोमांटिक एज का पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसको लेक पोएट भी कहा जाता है। लेक पोएट सैमुअल टेलर कॉलरिज को कहा जाता है, रॉबर्ट सौथे को कहा जाता है, और इसको कहा जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो ये एक, जिसमें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस के अंदर वो बताता है, ये एक सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ से, और विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पिट्रार्कन स्टाइल में लिखी है। एक है इंग्लिश स्टाइल है पोएट्री का, एक है पिट्रार्कन स्टाइल। नोट कर लें, मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इंग्लिश स्टाइल क्या है पोएट्री का और पिट्रार्कन स्टाइल क्या है, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अच्छा, आपने अगर कहीं पढ़ा हो पेट्रार्कन स्टाइल क्या होता है और इंग्लिश स्टाइल क्या होता है तो मुझे बताएं। पेट्रार्कन स्टाइल पोएट्री का क्या है और इंग्लिश स्टाइल क्या है। पेट्रार्क जो था ना, पेट्रार्क एक इटालियन पोएट था, और पेट्रार्क मोहब्बत करता था लोरा से। लोरा की मोहब्बत में पेट्रार्क सोनेट लिखा करता था, और उसकी सोनेट जो होती थी, उससे प्यार हो गया था लोरा से। और लोरा एक इटालियन ब्यूटीफुल गर्ल थी। तो वो क्या करता, उसने सोनेट का एक तरीकेकार बनाया पेट्रार्क ने। पेट्रार्क ऊपर ऑक्टेव बनाता उसका, ऑक्टेव, जैसे ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल अगर आपने मैथ पढ़ी हो, ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव। ऑक्टेव होती है 8 लाइन, और इसके साथ नीचे होता है सिस्टेट। सिस्टेट होती है 6 लाइन, सिस्टेट। सिस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन, नोट कर लें। ये ऑक्टेव के अंदर वो अपना प्रॉब्लम राइज करता था कि मुझे लोरा से मोहब्बत होगी, लोरा जो है मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे उसने तबाह बर्बाद कर दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने ये कर दिया। नीचे 6 लाइन में वो सोल्यूशन बताएगा किस तरह वो उस मोहब्बत से, संग दिल महबूब से अपनी जान छुड़वा सकता है, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, जो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। आप, पहले वो मोहब्बत करती थी और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती थी, और उसने उसका दिल चुरा लिया है। अब वो संग दिल महबूबा जो है वो मेरी बात नहीं सुनती, अब उससे मैंने किस तरह से अपना सोल्यूशन फाइंड करना है। तो 8 लाइन में वो अपनी प्रॉब्लम राइज करता। डेफिनेटली वो संग दिल महबूबा जो थी उसके बारे में कहता रहता कि ये क्या उसने मेरे साथ किया। तो ये 8 लाइन की होती थी। 8 लाइन में, 6 लाइन में वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता कि अब मैंने करना क्या है। तो 8 और 6 कितने बने ये मिसरे, 14। 14। 14 मिसरों की, जो 14 सेंटेंसेस की जो मैट्रिकल लैंग्वेज में जिसको लिखा जाता है वो सोनेट कहलाती है। शेक्सपियर ने सोनेट जितनी भी लिखी हैं उसने लिखा है, उसने उसको लिखा है आइएम्बिक पेंटामीटर। अब जब तक आपको आइएम्बिक पेंटामीटर समझ नहीं आएगा, सबसे मशहूर स्टाइल है पोएट्री लिखने का, तो आप डेफिनेटली फिर उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे कि आइएम्बिक पेंटामीटर क्या होता है। खदीजा और अक्सा, अगर आपको आइएम्बिक पेंटामीटर का पता है तो बोलिएगा, नहीं पता तो फिर समझ लें।
हाँ जी। आइएम्बिक पेंटामीटर में 5 जो है, पेंटा का मतलब होता है 5, 5 फीट होते हैं। 5 फीट के अंदर जो वो कॉम्बिनेशन होता है दो सिलेबल का। सिलेबल क्या होता है, पहले तो सिलेबल भी समझाना पड़ेगा। व्हाट इज सिलेबल? SYA, syllables. What is syllables? Syllables. Yes, ये। What is syllable? syllable का मतलब होता है, मैं आपके साथ यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूं, परमिट। एक यूनिट ऑफ साउंड होता है जिसके अंदर एट लीस्ट एक वावल होना चाहिए, वो एक सिलेबल बनता है। सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ साउंड हैविंग एट लीस्ट वन वावल इन इट। देखिए, फर एक सिलेबल है, उसके अंदर आ की साउंड है फा, आ। और मिट, ई साउंड है मिट के अंदर। तो इसका मतलब है साउंड से देखना है, लेटर से नहीं देखना। साउंड इसके अंदर फ मिट, फ मिट। तो फरमिट के अंदर एस साउंड है, फ एस साउंड है और ई साउंड है मिट के अंदर। तो जो भी एक सिलेबल बनेगा उसके अंदर एक साउंड होनी चाहिए। अब पोएट्री भी मैंने आपको बताया, जब हमने अरिस्टोटल को पढ़ा, अरिस्टोटल कहता है पोएट्री जो है वो ज्यादा मिलती है म्यूजिक से। म्यूजिक के अंदर एक रिदम होता है, और रिदम होता तो हम लाइक करते। अगर हम ताली बजाते हैं तो एक ताली मैं ऐसे बजाता हूँ, दूसरी जोर से, इस तरह मैं बजाता जाता हूं। तो ये एक आइएम्बिक, इसको कहते हैं आइएम्बिक। आइएम्बिक फीट बनता है इससे, क्योंकि दो चीजें, दो सिलेबल मिलके एक फीट बनाती हैं। अनस्ट्रेस और स्ट्रेस जब दो आपस में मिलते हैं तो वो एक फीट बनाते हैं। जैसे मैंने अभी ताली बजाई, एक आस्था से एक जोर से, एक आस्था से एक जोर से, एक आस्था से एक जोर से। ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। एक ताली जो हल्की बजा रहा हूं वो क्या अनस्ट्रेस है, उस पर जोर नहीं दे रहा। दूसरे पे जोर दे रहा हूं, ये स्ट्रेस है। ये जो सिंबल है ना, ये स्ट्रेस का है, ये अनस्ट्रेस का, यू अनस्ट्रेस। ये अनस्ट्रेस का और ये स्ट्रेस का, ये अनस्ट्रेस का और ये स्ट्रेस का, ये अनस्ट्रेस का और ये स्ट्रेस का, और ये अनस्ट्रेस का और ये स्ट्रेस का। ये एक फीट 1, F2, F3, F4 और F4। कितने कितने फीट बन गए? 5। 5 का मतलब क्या होता है? पेंटा। आई एम का मतलब होता है अनस्ट्रेस, और स्ट्रेस को कहते हैं, उसका जब मिलाप होता है ना तो उससे जो मीटर बनता है उसको आइएम्बिक कहते हैं। और पेंटा, आइएम्बिक पेंटा, जब 5 मिलेंगे, 5 फीट मिलेंगे तो वो आइएम्बिक पेंटामीटर। शल आई कंपेयर दी टू द समर डे, किसने पोइट्री की है? शेक्सपियर ने इसमें। तो ये भी जो पोएम अभी मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूं, ये आइएम्बिक पेंटामीटर में किसने लिखी है? पेट्रार्कन स्टाइल पे लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आप इसकी मजीद जो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ग्रुप में सेंड किया, आपने उससे पढ़ना है, ये भी पढ़ लेना। इसका स्नैपशॉट ले लें, अगर किसी ने लेना है, मोबाइल पे है, ले लें इसका। आप ले लें खदीजा, इसका स्नैपशॉट ले लें। The Word is Too Much with Us, sonnet by William Wordsworth, published in 1807, is one of the central। 1803 में ये लिखी गई थी और 1807 में पब्लिश हुई थी। रोमांटिक एज चल रही थी और लिखी गई है पेट्रार्कन स्टाइल में। इसका राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो कि रोमांटिक पोएट था। और उसने क्या बताया कि हम दुनिया के साथ इतने मगन हो गए हैं कि हम दुनिया हर जगह साथ लेकर फिर रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उसने उसको क्रिटिसाइज किया है अपनी पोएम के अंदर। अब मैं इसकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट करता हूँ और उसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो वो मुझसे पूछ ले कि द वर्ड इज टू मच विद अस को क्रिटिकली अप्रिशिएट कैसे करना है। सर इंग्लिश स्टाइल का तो आपने बताया। किसका? इंग्लिश स्टाइल।
इंग्लिश स्टाइल समझ नहीं आई। जी। समझ नहीं आई आप क्या कह रही हैं मुझे। सर आपने कहा था ना कि एक पेट्रेशियन स्टाइल होता है और एक इंग्लिश स्टाइल होता है। हाँ जी बिल्कुल सही। पेट्रेशियन स्टाइल को आपने डिफाइन किया है हाँ और जी हाँ इंग्लिश स्टाइल। व्हाट इज जी। इंग्लिश एक स्टाइल? है पेट्रार्कन सोनेट, एक है पेट्रार्कन सोनेट, वो पेट्रार्क के को फॉलो करता है। पेट्रार्क, ये इटालियन पोएट था पेट्रार्क। इसका ये तो ऊपर ये 8 लाइन देता था, नीचे 6 लाइन देता था। कुछ राइटर इसको फॉलो कर लेते हैं, ऊपर यानी 8 लाइन ऑक्टेव और नीचे सिस्टेट। ठीक है जी। और जी। इसका जो राइमिंग स्कीम है, वो अपनी राइमिंग स्कीम भी अपने हवा अपने हिसाब से बनाते थे। और इसने राइमिंग स्कीम जो बनाई है ना, ए यानी ए बी। अब मैं आपको बताता हूँ राइमिंग भी क्या होती है। फिर ए बी, दूसरी लाइन भी ए बी, तीसरी भी देखें ए बी, चौथी भी। यानी ये पहली लाइन में एक राइम है, और फिर ए बी बी, फिर उसके बाद ए बी बी, और उसके बाद आ जाएगा सी डी सी, सी डी सी, सी डी सी। ठीक है जी। इसमें कितनी लाइन है? 6 लाइन है। एक लाइन ये बनी, एक ये बनी, और इस तरह मतलब ये लाइनें बन रही। अब ए का मतलब क्या है कि जो ऊपर साउंड आ रही है ना, वो नीचे भी वैसी होगी। अगर ये साउंड इस साउंड के साथ मिले, या ऊपर वाली की, तो हम इसको दे देंगे ए नाम। मतलब दूसरी में अगर राइम नहीं आ रही तो हम उसको बी कह देंगे। और तीसरी लाइन में अगर ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे एक साउंड जो है वो हमने देखी कि यार ये जो साउंड है, इसमें ये आ रही, पोएटिक साउंड आ रही, हमने उसे ए नाम दे दिया। दूसरी में अगर कोई राइम नहीं आ रही है ए से मिलती जुलती, तो हम उसे बी कह देंगे। अगर तीसरी में हमें कोई फील होता है कि इस लाइन के अंदर एक 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 साउंड ये जो साउंड आई है वो इसकी सेम है, तो हम इसे भी ए कह देंगे। और चौथी में हमें ये फील हुआ कि ये जो साउंड है बी वाली वो इसके साथ भी आ रही है, तो हम कहेंगे ए बी, ये स्टाइल चल रहा है। ये राइम है और ये राइम है सेम साउंड की है, ये सेम सेम साउंड की और ये सेम साउंड की। तो आप जब पोइट्री को पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, जो सेम साउंड की हो वो क्या होती है? राइम होती है। चलें हम इसके अंदर देख लेते हैं। द वर्ड इज टू मच विद अस इज सोनेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। मुझे जरा देखने दें ये इधर। अच्छा, अब आप मुझे कह रही थी इंग्लिश सॉन्ग। इंग्लिश में आपको बताता हूँ। इंग्लिश जो सोनेट है वो दो राइटर थे, उसका नाम था वाइट एंड सरे। वाइट एंड सरे ये दोनों दोस्त थे। सरे की कजन थी, उसका नाम था उसकी शादी हो गई थी हेनरी 3 से, हेनरी 8 से, सॉरी। हेनरी 8 से उसकी शादी होती है, और वो बड़ा जालिम होता है। पहली बीवी मारता है, दूसरी इस तरह वो उससे भी शादी कर लेता है। सरे की जो कजन थी वो बड़ी खूबसूरत थी, वाइट उससे मोहब्बत करता था, और उसकी मोहब्बत में एन एन बोलन उसका नाम था। एन बोलन, उनके नाम भी इस तरह के होते हैं। एन बोलन उसका नाम था, और ये वाइट इस एन बोलन से मोहब्बत करता था। ये कजन थी सरे की। तो ये उस्ताद शागिर्द भी थे। ये लिखता था नज़में, और ये फिर इसको दे देता, ये फिर लोगों में पढ़ते, और ये एन बोलन को भी सुनाता। इनका इसका प्यार चलता रहा, ये बड़ी मोहब्बत करता था इससे। और वो उसके बारे में वो कहता है कि प्यार ने मेरे दिल में झंडे गाड़ लिए, उसने मेरे हार्ट को कनकर कर लिया है। फिर उसने लिखी एक एक उसने सोनेट लिखता है, वो कहता है हुसो हुसो वांट्स हुसो वांट्स टू हंट द हिंड, आई टेल यू वेयर इज द वे। जो कोई हिरन का शिकार करना चाहता है वो मेरे पास आए, मैं उसे बताऊंगा कि हिरन का शिकार कैसे करते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप हिरन का शिकार करने चाहते हो तो उसके एक पट्टा जो है वो सीजर का उसके गले में पड़ा है, और वो कहती है कि मैं अब सीजर की हूँ। क्योंकि उसकी शादी हेनरी 8 से हो जाती है, वो बड़ा जालम होता है, और वो मलका एलिजाबेथ का फादर भी था, वो बेटा चाहता था। तो वो एन बोलन से शादी कर लेता है, वो उसे बड़ी खूबसूरत लगती है। अब ये वाइट बेचारा डरता है कि अगर उसने एन बोलन को अप्रोच करने की कोशिश की तो कहीं वो एग्जीक्यूट ही ना हो जाए।
और इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और सरे को भी एग्जीक्यूट, इन दोनों की यंग एज में डेथ हो जाती है। एन बोलन की भी वो जान ले लेता है। कौन? हेनरी एट, इंग्लैंड का किंग था। मैंने जस्ट आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट बता दिया। ये बुनियाद रखते हैं, ये पेट्रार को लेते हैं और पेट्रार को पहले पेट्रार को ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि वो भी लोरा से मोहब्बत करता था, इटालियन पोइट था। तो ये भी उसी तरह उनको ट्रांसलेट कर करके अपनी पोइट्री पढ़ते हैं। अब वाइट तो क्या करता रहा, वाइट तो बस पेट्रार की पोइट लेता, या उसे ट्रांसलेट करता या खुद लिख लेता। लेकिन सरे ने थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। सरे ने पहली दफा पोएट्री को, इसको सोनेट को मैनिपुलेट किया, उसमें चेंजेस। उसने 4-4 लाइन का क्वार्टरन बनाया। फिर 4 लाइन का क्वार्टरन होता है 4 लाइन का स्टैंजा। फिर उसने 4 लाइन का 3 क्वार्टरन बनाए। कितने बन गए? कितने बन गए? 12। और नीचे 2 लाइन का कपलेट डाल दिया। कपलेट, कपल का मतलब होता है दो। तो उसने जो कपलेट डाला था वो 2 लाइन का था, इसलिए ये टोटल कितनी बन गई? 14। ये भी 14 ही 14। बन गई। लेकिन अब ये यहाँ पे सोल्यूशन, यहाँ पे प्रॉब्लम बनाते हैं, 2 लाइन के अंदर सोल्यूशन बताना पड़ रहा है। ऊपर वो रोते थे कि महबूबा ने ये किया, उसने ये कर दिया। महबूब जालिम है, उसने हमारे साथ ये किया, इग्नोर किया। पहले वो मुझसे प्यार करती थी, अब वो मेरे पास नहीं आती, ये मुझे आती और दिलकश लगती थी, वो मुझे अच्छा समझती थी। मैं, और जब से ये बेवफा हुई है, ये अब मुझे मुंह नहीं लगाती। मतलब वो इस तरह की उसके बारे में बातें करता रहता। कौन? वाइट। अब वाइट जो है, अब ये वाइट और सरे जो है, अब 2 लाइन में सोल्यूशन, इन्होंने इसकी मैनिपुलेशन की, कुछ अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट किया। तो ये इटली से सोनेट लेकर आए कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब इससे शेक्सपियर के हाथ में आ गई ये सोनेट, और उसने इसके ऊपर नज्म सोनेट लिखनी शुरू कर दी। शेक्सपियर, फिर इसी शेक्सपियर ने थोड़ी सी और मैनिपुलेशन की। शेक्सपियर ने नीचे हीरोइक कॉपलेट लगा दिया, कि नीचे वाला जो 2 लाइन वाला होता था ना स्टैंजा, वो उसको राइम्ड बना देता था। राइम्ड का मतलब क्या होता है? कि ये साउंड और ये साउंड सेम होती है। जैसे अलेक्जेंडर पोप लिखता है, कहता है देयर आर प्रिटी आई रोल्स, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। रोल और सोल दोनों एक जैसी साउंड है। रोल और देयर आर प्रिटी आई रोल्स, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल। अब सोल और रोल एक तरह की साउंड आ रही है, इसको कहते हैं राइम्ड। होप यू गॉट द पॉइंट। यहां तक समझ आई है? जी सर। देखें, ये आपने खदीजा लाजमी करनी है, इसके बगैर आप पास नहीं होंगी। ऊपर लिखा हुआ कंपलसरी क्वेश्चन, ये कर देगा तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। इन रूम डार्कर देन द नाइट आई ले थिंकिंग अबाउट द थाइन मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये और है, नीचे वाला देखें। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। दुनिया, हमारे दुनिया, हमें दुनिया ने इस तरह एम्ब्रेस कर लिया है कि दुनिया इस तरह हमारे ऊपर है, हमारे इर्द गिर्द छाई हुई है। लेट एंड सून, कहता है मैं लेट या सून, गेटिंग एंड सेंडिंग स्पेंडिंग, जब मैं कोई चीज हासिल कर रहा होता हूँ या कोई स्पेंड कर रहा होता हूँ। वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम हर वक्त अपनी पावर लूज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, क्योंकि हर वक्त हम मटेरियल डिजायर में होते हैं, थॉट में होते हैं, मटेरियलिस्टिक और इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहे हैं। कहता है हम लेटे हुए हैं, वेस्ट आवर टाइम, हम हमेशा हमेशा अपना टाइम जाया करते हैं। वर्ड्सवर्थ के नजदीक अगर आप नेचर को एंजॉय नहीं कर रहे, नेचर की ब्यूटी को नहीं देख रहे, तो आप जाया कर रहे हैं टाइम। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर, क्योंकि नेचर, हम नेचर का हिस्सा है। आज सूरज खत्म हो जाए, आज दिन रात खत्म हो जाए, तो इंसान बच जाएगा? बोले, हवा खत्म हो जाए, इंसान बच जाएगा? नो सर। तो हम इस नेचर का हिस्सा हैं, तो क्यों नहीं इंसान फिर इस नेचर का हिस्सा बन के रहता, इसके साथ कनेक्ट होके रहता? क्या वजह है? वो ये बताना चाह रहा है कि जो है ही हमारी, जिसका हम हिस्सा हैं, हम उसको एंजॉय क्यों नहीं करते? वो कहता है वी ले वेस्ट आवर पावर्स, हम अपनी ताकत को जाया करते हैं। लिटिल वी सी इन नेचर, हम नेचर में बहुत कम देखते हैं। दैट इज आवर, जो हमारी है। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे आज सॉर्डेड बूम्स, हमने दुनिया की जो मोहब्बत है, जो दुनिया का लालच है, सॉर्डेड बूम का मतलब होता है दुनिया का लालच, उसमें हमने क्या दे दिया? अपना हार्ट बेच दिया है। दिस सी, कहता है ये जो समंदर है, दैट बियर्स हर बोजम्स,
टू द मून्स, जो अपना सीना खोल के बैठा है मून के सामने समंदर। द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर, और ये हवा जो है हमेशा हॉलिंग, हॉलिंग होती है साउंड, एक है हवा की साउंड है, ये जो हॉलिंग कर रही है हर घंटे, एट ऑल आवर, हर घंटे में। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक द स्लीपिंग फ्लावर्स, और ये जो सोए हुए फूल हैं, ये इकट्ठे जो सोए हुए फूल हैं, फॉर दिस, इसके लिए, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, इन सारी चीजों से हम आउट ऑफ ट्यून है, हमारा इनके साथ लिंक ही नहीं है। खूब लहलहाते फूल है, ये जो सीना खोल के समंदर बैठा है मून के लिए, और ये इतनी खूबसूरत नेचर है, हम इसके साथ आउट ऑफ ट्यून है। हम इनके साथ हम आहंगी नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है हमारी, इसके साथ अलाइनमेंट नहीं है, हम इसको लाइक ही नहीं करते। तो ये नीचे कुछ ना नजर नहीं आ रहा, बाकी मैं आपको फिर बता दूंगा। हैव अ नाइस टाइम, इसको आपने देखना है। और टुमारो इंशाल्लाह हम एक और पेपर करेंगे, इस तरह पेपर करते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए। और कल सैटरडे, कल मैं आपको ना ये जो पूरा पेपर है ना, ये आपको टेस्ट ले लूँ आप आपसे, बोलें? देखिए आपने प्रैक्टिस करनी है, आप आज शुरू हो जाएं, कल, कल का दिन भी ले लें चले, आप मुझे सैटरडे को इस पेपर का टेस्ट दे दें, सैटरडे को दे दें, या आप संडे को दे दें, कल का दिन भी ले लें, कल क्लास नहीं होगी, आपने मुझे टेस्ट ही देना है। अब आ जाए जरा। सर लेकिन अब मैंने दो राइटर्स ने ना पढ़े हुए उसका, ये वाले हम्म, कैथराइन बेस्ले और ये जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म है, ये दो बुक्स नहीं पढ़ी हुई मैंने। देखें पढ़ी नहीं तो ना, तो लेकिन रेमन अगर विलियम्स तो आपको पढ़ा। असाइन, मेरी बात सुने, असाइनमेंट मिल जाए तो उस असाइनमेंट को याद कर लो, असाइनमेंट दे देते हैं आप। ठीक है सर। ओके। आप इन असाइनमेंट को याद कर लो, क्योंकि ये सवाल तो लाजमी आने हैं, आप इससे बच नहीं सकती। उसने कहा डिस्कस डी कंस्ट्रक्शन, मैंने घंटा सर खपाया, डी कंस्ट्रक्शन क्या होता है? डी कंस्ट्रक्शन यही जी होता है ना, सर। किसी लिटरेरी टेक्स्ट को तोड़ के उसे नए